नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्यूसल ऑफ जजेस के बारे में। देखिए, लास्ट वीक ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर 5 लाख रुपये का फाइन इम्पोज किया है कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने। अब देखिए, ये जो फाइन लगाने का कारण बताया गया है फॉर पेंटिंग द जुडिशरी इन ए बैड लाइट। बेसिकली कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश किया, इसलिए ममता बनर्जी जी के ऊपर 5 लाख रुपये का फाइन लगाया। तो बेसिकली हुआ क्या है, इस पर्टिकुलर न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे और रिक्यूसल ऑफ जजेस होता क्या है, आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में क्या क्या जानना चाहिए, वो सारी चीज़ हम इधर आपको बताएंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले वही इन न्यूज़ में क्यों आया है ये मैंने आपको बता दिया। एक बात मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ज़्यादा इन डेप्थ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हमारे देश में ऐसे कोई इंसिडेंट्स होता है, उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया तो होनी चाहिए। ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में जब आप एग्जाम्पल्स कोट करते हो तब काम आएगा, आपके इंटरव्यूज़ में काम आते हैं, क्योंकि बर्निंग टॉपिक्स जो रहते हैं उसके बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं आपका पर्सपेक्टिव क्या है ये सब। तो जब भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया तो होनी चाहिए, इसलिए ऐसा बर्निंग टॉपिक्स आपको हम पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए न्यूज़ में क्यों आया है। कलकत्ता हाई कोर्ट इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ ₹5 लाख ऑन वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फॉर सीकिंग रिक्यूसल ऑफ जस्टिस कौशिक चंदा फ्रॉम हर नंदीग्राम इलेक्शन पिटीशन। देखिए, नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी में ममता बनर्जी जी हार गई थी और अभी वो 6 महीने के लिए वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर है। 6 महीने के अंदर उनको किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आना पड़ेगा, एमएलए बनना पड़ेगा। और एक ऑप्शन उनके पास ये है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाओ। आप वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है ही नहीं, इसलिए ऑलरेडी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर लिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए वेस्ट बंगाल में। अब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का रेजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेटर तो पास कर लिया, अब वो पार्लियामेंट के पास जाएगा। पार्लियामेंट आर्टिकल 169 के अंदर ये डिसाइड करेगा उनको देना है नहीं देना है, वो पूरा पार्लियामेंट का डिस्क्रिप्शन है, वो अलग बात है, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली नंदीग्राम इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन फाइल किया था कलकत्ता हाई कोर्ट में। अब कलकत्ता हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंट हुआ इस पर्टिकुलर केस को देखने के लिए, उनका नाम है जस्टिस कौशिक चंदा। अब ममता बनर्जी जी का कहना यह है जस्टिस कौशिक चंदा इस पर्टिकुलर केस में होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका एसोसिएशन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ममता बनर्जी को यह डर है, क्योंकि एज फार एज ममता बनर्जी इज कंसर्न, उनका सबसे बड़ा दुश्मन तो भारतीय जनता पार्टी है। तो ममता बनर्जी को यह डर है जस्टिस कौशिक चंदा अगर जजमेंट देगा भी तो उनके अगेंस्ट ही देगा। पर कौशिक चंदा साहब उनसे भी स्मार्ट निकला, उन्होंने ये बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपका एक सोच है और आपके ऊपर हम फाइन लगा रहे हैं 5 लाख का। आप एक कोर्ट को, एक जज को बदनाम करने का मतलब है कोर्ट को बदनाम करना। ठीक है, जज के ऊपर भी आप ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, वैसे आस पर देखा जाएगा तो उन्होंने बोला कि आपके ऊपर हम 5 लाख का फाइन लगा रहे हैं, और जो पैसे हैं ये किसके लिए यूज करेगा, फैमिलीज ऑफ लॉयर्स हु आर अफेक्टेड बाय कोविड-19 की वजह से जितने भी लॉयर्स का फैमिलीज अफेक्टेड हुए उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए यूज करेंगे 5 लाख रुपया। ठीक है, अब देखिए, इसके बावजूद जस्टिस चंदा साहब इस केस से अपने आप निकल गया। क्यों? उन्होंने बोला है टू स्टेप अवे फ्रॉम द केस ऑन हिज पर्सनल डिस्क्रिप्शन एंड रिलीज द केस फ्रॉम हिज बेंच, सेट दोज फेमिलियर विद द डेवलपमेंट। अब देखिए, जस्टिस कौशिक चंदा साहब तो खुद बोला अब मेरे पर्सनल डिस्क्रिप्शन में ये बेंच में छोड़ रहा हूं, इस केस दूसरे बेंच को दे रहा हूं, तो प्रॉब्लम उधर खत्म है, वैसे है कि नहीं। अब हम देखेंगे रिक्यूसल होता क्या है। देखिए दोस्तों, रिक्यूसल और जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन इज द रिमूवल ऑफ वनसेल्फ एज ए जज और पॉलिसी मेकर इन ए पर्टिकुलर मैटर। एक चीज आपको इधर ध्यान देना है, रिमूवल ऑफ वनसेल्फ एज ए जज। जब कोई जज कोई भी एक केस से अपने आप रिमूव हो जाता है, इसको रिक्यूसल बोलते हैं। देखिए, मान लो एक जज के सामने एक केस आ रहा है और जज को यह लगता है इस पर्टिकुलर केस के ऊपर मैं जजमेंट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस केस के जो पिटिशनर है या जो रेस्पोंडेंट है उनके साथ मेरा पहले से कोई कनेक्शन है। तो मैं जब जजमेंट दूंगा, भले वो जानबूझ के नहीं भी है, तो मेरा जो रिलेशन है जिसके साथ, उसके फेवर में जजमेंट देने का चांसेस है। तो ऐसे कंडीशन में जज क्या करता है, भाई मैं छोड़ देता हूं, दूसरे कोई बेंच के सामने आप लेके जाओ तो आपको एक अनबायस्ड जजमेंट मिल जाएगा। तो ये जज के ऊपर है, ठीक है, जज अपने आप ये डिसाइड करते हैं।
राइट? तो इसको रिक्यूसल बोलते हैं। इट इज द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन एन ऑफिशियल एक्शन सच एज ए लीगल प्रोसीडिंग ड्यू टू ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रिजाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, वही लिखा है। अगर जज को लगता है कि इस केस में अगर मैं जजमेंट दूंगा तो थोड़ा सा बहसी हो सकता है। देखिए, आपने मूवीज वगैरह में देखा है ना, कोर्ट में एक छोटा सा पुतला रहता है जिसका आंख बांधा हुआ रहता है और उनके हाथ में एक बैलेंस रहता है। इसका मतलब क्या है? जज का जो जजमेंट है वो बिना देके, मतलब जो प्रूफ है उनको सामने में लेके उसी हिसाब से उनको जजमेंट देना है, किसी को फेवर नहीं करना होता है। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ में आ गया ना रिक्यूसल क्या होता है। Why judges need recusal? देखिए, recusal usually take place when a judge has a conflict of interest or has a prior association with parties in the case. ये भी एक केस है, ये मैंने बता दिया। मतलब जो पार्टीज आता है केस लेके, एक होता है पिटिशनर, दूसरा होता है रेस्पोंडेंट। उनके साथ अगर जज का पहले से कोई एसोसिएशन है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल। आप कंसिडर एन एग्जाम्पल इफ द केस इज रिलेटेड टू ए कंपनी इन विच द जज सपोर्ट्स डिसीजन वुड सीम टू बी रीजनेबल। समझ में आ गया ना? मतलब एक कंपनी कोई केस लेके आ गया और वो कंपनी के साथ जज का ऑलरेडी कोई रिलेशन है। ठीक है, और ज्यादा एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हो, समझ में आ गया होगा आपको, राइट? इफ द जज द पास्ट हैज अपीयर्ड फॉर वन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन अ केस, द कॉल फॉर रिक्यूसल मे सीम राइट। A recusal leads to delay. Case goes back to the chief justice who has to constitute a fresh bench. राइट? देखिए, जब कोई जज एक केस छोड़ देते हैं, वो चीफ जस्टिस के पास फिर वो केस चला जाता है और चीफ जस्टिस को फिर से एक फ्रेश बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। क्लियर? अगला, डज द जजेस रिकॉर्ड द रीजंस फॉर रिक्यूसल? जज को कोई रीजन बताना जरूरी होता है, मैं क्यों इस केस को छोड़ रहा हूं? कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। देयर इज नो फॉर्मल रूल फॉर गवर्निंग द प्रोसेस। इट इज ऑफन लेफ्ट टू द इंडिविजुअल जजेस टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर रिक्यूसल। वो चाहे तो रीजन बता सकते हैं, चाहे तो नहीं। सम जजेस डिस्क्लोज द रीजंस इन ओपन कोर्ट। इन सम केसेस रीजंस आर अपैरेंट। डिसीजन रेस्ट ऑन द कॉन्शियंस ऑफ द जज। ठीक है, तो जज के ऊपर है, जज अगर चाहे तो रीजन बता सकता है। आप देखिए, एक एग्जाम्पल है। In a landmark verdict in 2015 holding the National Judicial Appointments Commission as unconstitutional। देखिए, आपने जब लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़े होंगे तब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में आपने सुना होगा। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस वगैरह। आप देखिए, 2015 में एक लैंडमार्क वर्डिक्ट हुआ था जिसमें यह बोला गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ एंड जस्टिस मदन लोकुर had referred to the need for judges to give reasons for recusal। उन्होंने ये बोला था कि जजेस जब कोई केस छोड़ देते हैं तो उनको रीजंस बताना है, बस उन्होंने रेफर किया है। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी लाएगा एंड हेल्प टू फ्रेम रूल्स फॉर गवर्निंग द प्रोसेस। तो बेसिकली अगर ऐसे जजेस करने से एक ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, ये इन्होंने बोला था बस, पर कोई फॉर्मल रूल नहीं है कि जजेस को रीजन बताना है करके। अब दोस्तों, और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं। अयोध्या राम जन्मभूमि केस में जस्टिस यूयू ललित साहब अपने आप रिक्यूज हो गया था। क्यों? इन्होंने ये बोला था कि ही हैड अपीयर्ड एज ए लॉयर इन ए क्रिमिनल केस रिलेटिंग टू द केस। इसी केस से रिलेटेड उन्होंने एक बार एक पार्टी के लिए एज ए लॉयर अपीयर हुआ था, तो ये बोल के इन्होंने उस केस से रिक्यूज कर लिया। 2019 में जस्टिस अरुण मिश्रा हैड कॉन्ट्रोवर्शियली रिफ्यूज टू रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ऐसा भी हुआ है कि कुछ पार्टीज ने बोला कि आप रिक्यूज हो जाना चाहिए क्योंकि आपका एसोसिएशन है ऑलरेडी इस केस के साथ, और कोई जज रिक्यूज ना हुआ हो। देखिए, 2019 में जस्टिस अरुण मिश्रा के नाम आपने सुना होगा। वो रिसेंटली रिटायर हुआ था और अभी वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन है, अपॉइंट हुआ था रिसेंटली। तो इन्होंने 2013 लैंड एक्विजिशन लॉ से रिक्यूज होने का प्रेशर था, फिर भी वो रिक्यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जज के ऊपर है, उनको रिक्यूज होना है नहीं होना है, कोई फॉर्मल रूल नहीं है इसके ऊपर। अब दोस्तों, कंसर्न्स रेज्ड ऑन रिक्यूजल। सबसे पहला, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। देखिए, कोई रूल तो नहीं है जजेस को कब रिक्यूज होना चाहिए एक केस से। तो इसी वजह से क्या होगा, जब कोई जज एक पर्टिकुलर केस से रिमूव हो जाता है तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आ जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशंस लेके आता है। इसमें क्या है, फालतू की बहस होगी जो एक फ्री एंड फेयर जुडिशियल सिस्टम में होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखिए, 2015 में जस्टिस मदन लोकुर एंड कुरियन जोसेफ साहब ने क्लियरली बोला था एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होनी चाहिए, कब कब जजेस रिक्यूज होने चाहिए एक पर्टिकुलर केस से। तो ये नहीं होगा तो एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि जजेस को नहीं बताना होता है मैं क्यों
इस पर्टिकुलर केस से निकल गया। तीसरा है डिलेज द प्रोसेस। ये आप सबको पता है, हमारी जुडिशरी के सामने हजारों केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो जब कोई जज एक केस से रिमूव हो जाता है, वो केस कहाँ जाता है? चीफ जस्टिस के पास जाता है। चीफ जस्टिस को फिर से उस पर्टिकुलर केस को अलॉट करना होता है। तो ये सब डिले करेगा पूरी प्रोसेस को, जो ऑलरेडी डिलेड है। तो ये सब इसके कंसर्न्स हैं। तो फाइनली दोस्तों, कंक्लूजन, देयरफॉर ए रूल दैट डिटरमाइंस द प्रोसीजर फॉर रिक्यूजल ऑन पार्ट ऑफ जजेस शुड बी मेड एट द अर्लीस्ट। आपको भी इतना सुनने के बाद लगा होगा ऐसा एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होनी चाहिए, एक जज को कब एक केस से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, है कि नहीं? देयर आर नो डेफिनेट रूल्स ऑन रिक्यूजल बाय जजेस। हाउएवर, इन टेकिंग ओथ ऑफ ऑफिस, जब एक जज ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं, ओथ लेते हैं, तब वो क्या बोलते हैं? promise to perform their duties to deliver justice without fear or favor, affection और ill will। यही एक रूल हम बोल सकते हैं। उनके जो ओथ है, वो ओथ में वो क्लियरली बोलता है वो जस्टिस डिलीवर करेंगे विथआउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। भले वो केस अपने रिश्तेदार का हो, कोई जान पहचान का हो, कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। उनको जो जजमेंट है वो प्रूफ को देके विथआउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल देनी चाहिए। तो ये काफी नहीं है, ये हिस्ट्री कहता है, इसलिए एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होनी चाहिए, राइट? तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा रिक्यूजल ऑफ जजेस के बारे में। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, harshitdwedi.com वेबसाइट विजिट कीजिए, उसी में एक पर्टिकुलर आर्टिकल अपडेटेड है, उसका प्रिंट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।